यहाँ पर हम बात कर रहे थे आर्थिक और सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास से बात रिलेटेड हमारी यहाँ पर बातें चल रही थी। तो हम यहाँ पर पहुंच गए थे समाज की प्रकृति पर, यानी समाज की प्रकृति है यहाँ पर किस तरीके से रही है, जो भी मध्यकालीन भारत है। मध्यकालीन भारत यानी हम बात कर रहे थे यहाँ पर मध्यकालीन भारत के अंदर 800 से 1200 ईस्वा सदी के बीच की बात कर रहे थे। हम यहाँ पर देखेंगे समाज की प्रकृति, यानी समाज किस तरीके से रहा है। समाज की प्रकृति किस तरीके से है, समाज की प्रकृति रही है, क्या समाज करता था उस टाइम पर, उनके बारे में हम देखते हैं। इस काल में भारतीय समाज में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। इनमें से एक था उस वर्ग के लोगों की शक्ति की वृद्धि, जिनको समकालीन लेखकों ने सामंत, राणक, राहुत, राजपूत आदि विभिन्न नामों से बुलाया था। इनके मूल बहुत भिन्न भिन्न थे। कुछ तो सरकारी यहाँ पर अधिकारी थे जिनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था, और यहाँ पर हम बात करें कुछ यहाँ पर पराजित राजा और उनके समर्थक थे, जो यहाँ पर सीमित क्षेत्रों के राजस्व का उपभोग करते थे। इनके अलावा स्थानीय पुश्तैनी सरदार या दुस्साहसी सैनिक थे, जिन्होंने सशस्त्र समर्थकों की सहायता से अपने प्रभाव क्षेत्र यहाँ पर बना लिए थे। कुछ कबीले एवं कुलों के मुखिया भी थे, जिनकी अच्छी खासी यहाँ पर क्या थी, हैसियत थी। इस तरह इस वर्ग के लोगों में एक सोपान पाया जाता है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उनकी वास्तविक स्थिति यहाँ पर बदलती रहती थी। इनमें से कुछ तो गांव के सरदार होते थे, कुछ का अनेक गांवों पर और कुछ का तो पूरे क्षेत्र पर वर्चस्व होता था। वे बराबर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे। अपने अधिकार क्षेत्रों और विशेष अधिकारों को बढ़ाने का वो प्रयास करते रहते थे। एक राजा अपने अधिकारियों और समर्थकों को जो राजस्व यानी कि राजस्वदायी भूमि है, जिसे भोग कहते हैं, देता था। तो राजा क्या करता था, अपने अधिकारियों और समर्थकों को यहाँ पर राजस्वदायी भूमि देता था, जिसे हम कहते हैं भोग। वह सिद्धांतः अस्थायी होती थी और राजा जब चाहे उसे वापस ले सकता था, पर व्यवहार में कभी कभार भी ऐसा होता था। सीधे सीधे यहाँ पर हम बात करें, बगावत या निष्ठाभंग होने पर वो वापस ले लेता था। प्रचलित विचारों के अनुसार एक पराजित राजा को भी अपनी भूमि से वंचित करना पाप था, यानी यहाँ पर पराजित जो राजा था उसको भी उसकी भूमि से वंचित यहाँ पर नहीं किया जाता था। फलस्वरूप हम बात करें कि इस काल के अंदर क्या होता है। इस काल के रजवाड़ों में ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र थे जिन पर पराजित और अधीन राजाओं का वर्चस्व था, जो बराबर अपनी स्वतंत्रता को बहाल करने के ताक में रहते थे। इन राजाओं के क्षेत्र में विभिन्न क्या थे, अधिकारी अपने गांवों को पुश्तैनी जागीर समझते थे। जो भी अपने गांव थे उनको पुश्तैनी जागीर ये समझते थे। आगे चलकर विभिन्न सरकारी पदों तक को यहाँ पर पुश्तैनी माना जाने लगा। पहले हमने देखा था कि बंगाल में किस तरीके से ही खानदान के समय 4 पीढ़ियों तक महामंत्री के पद पर कायम रहे थे। इसी प्रकार अधिकांश पदों का कुछ परिवार का एकाधिकार माना जाने लगा। धीरे धीरे पुश्तैनी सरदार शासन के अनेक कार्यों को अपने हाथों में लेने लगे। वे मालगुजारी का आंकलन और संग्रह भी करते रहते थे, बल्कि अधिकाधिक प्रशासनिक शक्तियां वो हथियाते जा रहे थे, जैसे अपनी ओर से दंड देने और जुर्माना वसूल करने का अधिकार, जिनको पहले आमतौर पर राजा का विशेष अधिकार माना जाता था। उन्होंने राजा से अनुमति लिए बिना ही अपने अनुयायियों को उनकी भूमि से भूमि दान देने का यहाँ पर अधिकार क्या कर दिया था, प्राप्त कर लिया था। इस तरह ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी जो स्वयं भूमि को जोते बिना उससे रोजी यहाँ पर पाते थे। इस प्रकार के समाज में कुछ इतिहासकार यहाँ पर हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर फ्यूडल फ्यूडल कहा जाता है, यानी समाज को यहाँ पर कुछ इतिहासकारों ने फ्यूडल कहा है, सामंती कहा है। हालांकि यूरोपीय फ्यूडलिज्म की यहाँ पर वेसेलेज, सर्फडम और मैनर जैसी विशेषताएं भारत में यहाँ पर नहीं है। ये इतिहासकार इस साझी विशेषता पर जोर देते हैं कि समाज पर ऐसे लोगों का एक वर्ग हावी था, जिनकी आय किसानों के पैदा हुए जायद पर आधारित थी, यानी कि किसानों ने जो पैदा किया है उसके सरप्लस पर आधारित थी, जो स्वयं जमीन पर काम नहीं करते थे, फिर भी प्रमुख उत्पादक अर्थात किसान की स्थिति भी यहाँ पर निर्भरता वाली थी। बहुत से अन्य इतिहासकार इस प्रकार के समाज को मध्यकालीन समाज कहना बेहतर मानते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा है कि वे यह मानते हैं कि फ्यूडलिज्म है मध्यकालीन यूरोपीय समाज की खास विशेषता थी। इस विवाद में उलझे बिना हम यह कहेंगे यहाँ पर कि 8वीं सदी के बाद भारत में एक नए
प्रकार के समाज का उत्पन्न हुआ, नए प्रकार के समाज के यहाँ पर पैदा हुआ किया गया, जिसमें स्थानीयता और उप क्षेत्रीयता पर जोर था। इस काल के और उसके बाद के काल की राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास क्रमों को समझने के लिए यह जान लेना महत्वपूर्ण था। अब हम बात करेंगे जाति प्रथा की। जैसे जाति प्रथा में आ जाते हैं हमारे ब्राह्मण और राजपूत, तो हम बात करते हैं इसकी जाति प्रथा की। हम बात करते हैं जाति प्रथा किस टाइप की थी। जैसे ब्राह्मण और राजपूतों की बात करें, जाति प्रथा जो इस काल में बहुत पहले जन्म ले चुकी थी, समाज का आधार थी, मगर जाति प्रथा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों की स्थिति काफी मजबूत हुई। जैसे कि हमने देखा था कि सिंध के राजा ने, जो खुद एक ब्राह्मण था, बंगाल और दक्षिणी भारत के राजाओं ने ब्राह्मणों को यहाँ पर क्या किया था, बड़े पैमाने पर राजस्व मुक्त जमीनें देकर बसने के लिए आमंत्रित किया। और इन ब्राह्मणों ने न सिर्फ कृषि का प्रसार किया, बल्कि स्थानीय राजस्व अधिकारी, मंत्रियों, खातादारों आदि के काम भी किए। इनमें से कुछ ने सैनिक मामलों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। शिक्षा और साहित्य का सृजन उनके क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इस काल के स्मृति लेखक ब्राह्मणों को उच्च स्थिति का गुणगान करके उनके बढ़ते महत्व को यहाँ पर प्रतिबिंबित करते दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ ने तो यह तर्क भी दिया है कि प्राचीन क्षत्रिय जाति तो नहीं रही है और वैश्य पतित होकर शूद्र की स्थिति को पहुंच गए हैं, इसलिए अब समाज में एकमात्र द्विज वर्ण ब्राह्मण का है। लेकिन शास्त्रों का चिंतन आवश्यक नहीं है, सामाजिक यथार्थ यहाँ पर प्रतिबिंबित करें। हम पहले तो ही हिंदू और जैन धनी सौदागरों के अस्तित्व का तथा भूस्वामी सरदारों के एक शक्तिशाली वर्ग के उदय का हवाला यहाँ पर दे चुके हैं, यानी कि बता चुके हैं। इस संदर्भ में हम सरदारों के कुछ शक्तिशाली वर्ग के उदय का यहाँ पर हवाला हम देंगे, यानी दे चुके हैं। और हम राजपूत शासक एक नई श्रेणी का उदय भी देखते हैं। इस काल में रजवाड़ों की एक बड़ी संख्या में राजपूतों का राजा था, यानी यहाँ पर रजवाड़ों में किसका राज था, रजवाड़ों की एक बहुत बड़ी संख्या पर राजपूतों का राज था। ये राजपूत उन वंशों के मुखिया समझे जाते थे जिनके बड़े बड़े इलाकों पर वर्चस्व था, जो सशस्त्र बलों की रीढ़ थे। इनमें से अधिकांश का राजा के साथ खून का संबंध होता था। वे अपने को राज्य के शासन में हिस्सेदार मानते थे। राजपूतों के उद्भव को लेकर विद्वानों ने भारी विवाद है। कुछ विद्वान इनको मिश्रित मूल का मानते हैं, जिनमें से कुछ शक, होण आदि विदेशियों के, देसी कबीलों के, कुछ दशनाओं में ब्राह्मणों के वंशज की मानते हैं। दूसरी ओर अनेक राजपूत वंश परंपरा, जिनकी संख्या 36 बतलाती है, अपनी वंशावली उन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों से जोड़ते हैं जिनका महाभारत में उल्लेख है। आधुनिक अनुसंधान उस प्रक्रिया पर बल देता है जिसमें विभिन्न सामाजिक समूह के व्यक्ति अपने को क्षत्रिय बतला करके अपनी नई नई मिली शक्ति और स्थिति को वैधता प्रदान करने का प्रयास करते थे। कभी कभी एक ब्राह्मण माँ की संतान होने का दावा करके एक मिश्रित ब्राह्मण क्षत्रिय स्थिति पाने की कोशिश की जाती थी। विद्वान जन इसे सामाजिक वृद्धि की एक जटिल प्रक्रिया का अंग मानते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आदिवासी इलाकों में ब्राह्मण व्यापारी और सैनिक बस गए थे। अनेक क्षेत्रों में नी के साथ इसी के साथ कुएं, बांधों से सिंचाई और बेहतर फसलों की खेती पर आधारित एक श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था का आरंभ हुआ। इस प्रक्रिया में कुछ कृषकों ने राजपूतों का दर्जा हासिल कर लिया, जबकि कुछ यहाँ पर शूद्र ही रहे हैं। इस तरह जिसे राजपूतीकरण कहते हैं, इसके साथ खेती और अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी हुई। विभिन्न वर्गों ने राजनीतिक सत्ता भी अर्जित कर ली थी और इस प्रक्रिया में ब्राह्मणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए हम बात करें, अग्निकुल की कथा, जिसे 11वीं सदी का बताया जाता है, और ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ पर पवित्र अग्नि से 4 राजपूत वंशों को पैदा किया, प्रतिहार, सोलंकी, चालुक और परमार। पवार तथा चहमान और चौहान है। इस काल में ब्राह्मणों ने शासक परिवारों का प्राचीन क्षत्रिय परिवार से जोड़ते हुए अनेक वंशावली लिखी हैं। उदाहरण के लिए गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर मूल से उत्पन्न माना जाता है, पर उनको लक्ष्मण से जोड़ दिया गया है, जिन्होंने राम के द्वारपाल यानी प्रतिहार का काम किया है। इस ब्राह्मण राजपूत गठजोड़ के अनेक राजनीतिक और सांस्कृतिक परिणाम निकले हैं। विस्तारवादी हो रहे हिंदू धर्म के रक्षकों का काम करते हुए राजपूतों ने शानदार मंदिर बनवाकर उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों को बड़े बड़े भूमिदान, उपहार और धर्म आदि दे करके अपनी शक्ति का यहाँ पर परिचय दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति उतनी बलोच नहीं थी जितनी समझी जाती थी। वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति समूह ऊपर उठ सकते थे और नीचे भी गिर सकते थे। कभी कभी नई जातियों का वर्ण व्यवस्था में स्थान निर्धारित कठिन हो जाता था। उनका एक उदाहरण यहाँ पर कायस्थ जाति है, जिसका उल्लेख इस काल में विशेष रूप से होने लगा है। लगता है कि आरंभ में ब्राह्मण और शूद्र समेत विभिन्न जातियों के उन लोगों को राजकीय प्रतिष्ठानों में काम करते थे कायस्थ कहा जाता था। कालांतर में
वे एक अलग जाति के रूप में सामने आए और इस काल में हिंदू धर्म का तेजी से प्रसार हो रहा था। उसने बड़ी संख्या में बौद्धों और जैनियों सहित अनेक देशी कबीलों को भी हिंदू बना लिया। हूणों जैसे विदेशियों का हिंदूकरण हुआ। ये नए समूह, नई जाति और उपजातियां यहाँ पर क्या हो गए थे, बन गए थे। लेकिन कबीलों ने अपनी प्रथाएं, वैवाहिक संस्कार, यहाँ तक कि अपनी जो कबीलाई देवी देवताओं को बचा करके रखा है। और इन देवी देवताओं को प्राय हिंदू देवी देवताओं के अधीन यहाँ पर बना दिया जा गया था। और इस तरह समाज व धर्म अधिकाधिक यहाँ पर जटिल होने गए। फिर शूद्र, दलित और दास की बात करते हैं। शूद्र और दलित और दास में क्या होता है? विधि शास्त्री याज्ञवल्क्य के अनुसार क्या होता है? विधि शास्त्री याज्ञवल्क्य यहाँ पर बताते हैं कि एक ब्राह्मण अपने किसान, नाई, ग्वाला अथवा पारिवारिक मित्रों के साथ भोजन कर सकता था। एक आधुनिक इतिहासकार डीसी सरकार के अनुसार इस काल में शूद्रों की स्थिति क्रमिक उन्नति या जाति प्रथा की एक विशेषता थी। हालांकि उनको वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, पर वे जन्म, मृत्यु, नामकरण आदि जो स्मार्ट संस्कारों के अधिकारी बन गए थे। कृषि का प्रसार हुआ तो अनेक जनजातीय लोग इस श्रेणी में शामिल हो गए। जाट, जो सिंध के घुमक्कड़ पशुपालक जनजाति थे, धीरे धीरे पंजाब में आ गए और कृषक सैनिक बन गए थे। हालांकि वर्ण व्यवस्था में उनके शूद्रों की हैसियत से में ही यहाँ पर से शामिल किया गया था, पर उनमें एक उच्चतर श्रेणी का उदय भी हुआ जो अपने आप को राजपूत के बराबर मानता था। फिर क्या होता है यहाँ पर? उच्च जातियों और शूद्रों के विवाह पर लोग हैं नाक भी चढ़ाते थे, पर ऐसे विवाह होते थे। और इस बात का पता इससे चलता है कि एक निचली जाति की स्त्री ने उच्च जाति के पुरुष के विवाह को यहाँ पर अनुलोम या फिर विधि सम्मत, और एक उच्च जाति की स्त्री से निचली जाति के पुरुष के विवाह को प्रतिलोम यानी विधि विरुद्ध यहाँ पर कहा जाता था। नई जातियों के उदय को, जिसमें अक्सर कुम्हार, बुनकर, नाई आदि पेशेवर समूह फिर जनजातीय लोग शामिल थे, ऐसे ही मिश्रित विवाहों का परिणाम माना गया। शूद्रों की तुलना में दलितों की स्थिति और बिगड़ी। दलित वे लोग आते थे जो मेहनतकारी, मृत पशुओं की खाल उतारना, जूते बनाना, शिकार आदि पैरों का पेशे करते थे, यानी कि इनका पैसा था ये काम वो करते थे। इन लोगों को अत्यंज और अर्थात अछूत कहा जाता था। ये चातुर्वर्णीय व्यवस्था से बाहर एक पांचवी सामाजिक श्रेणी के थे। अक्सर इनमें द्विज व्यक्तियों के निवास क्षेत्रों से दूर रखने की अपेक्षा की जाती थी। स्मृतियों में इस बात की चर्चा भी मिलती है कि अत्यंज की छाया व्यक्ति को दूषित करती है या नहीं। तो देश के कुछ भागों में चांडालों के लिए एक डंडी से लकड़ी को तख्ती बजाते चलना अनिवार्य था, ताकि द्विज व्यक्ति का उनसे संपर्क न हो। और देश के अधिकांश भागों में ये लोग कृषि की जमीनी की स्वामी नहीं बन सकते थे। इस काल में दास प्रथा भी अस्तित्व में थी। युद्ध बंदियों या ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्तियों को दास के रूप में बेचा जा सकता था। अकाल के दिनों में अनेक किसान स्वयं को या अपनी पत्नी को, बच्चे को अनाज के बदले बेच देते थे। घरेलू कामों के लिए और संगत के लिए स्त्रियां भी यहाँ पर खरीदी जाती थी। लेकिन दासों के लिए योजनाबद्ध धावे यहाँ पर नहीं बोले जाते हैं, जैसा कि तुर्कों के बीच प्रचलन था। आमतौर पर अत्यंत और घृणित जातियों की अपेक्षा दासों के साथ बेहतर व्यवहार किया जाता था। युद्ध के लिए दासों का उपयोग नहीं किया जाता था, तो वे लड़ सकते थे, तो भी वे लड़ सकते थे, क्योंकि कहा जाता है कि एक दास अगर अपने स्वामी का जीवन बचाता है तो वह स्वतंत्र हो जाता है और अपने स्वामी की संपत्ति का एक भाग पाने का अधिकार हो जाता है। अपने मालिक की संतान जनने वाली दासी भी स्वतंत्र कर दी जाती है। तो यहाँ पर आमतौर पर एक दासी को मुक्त करना सुकर्म समझा जाता था और इसके लिए नियम निर्धारित किए गए थे। फिर बात करें यहाँ पर स्त्रियों की दशा के बारे में। स्त्रियों की दशा इस टाइम पर कैसी थी? जैसे स्त्रियों की दशा, पहले की तरह स्त्रियों को सामान्यतः मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था। पतियों की आज्ञा का अंध पालन करना कर्तव्य था। एक लेखक पति के प्रति पत्नी के कर्तव्य का वर्णन करते हुए कहता है कि वह उसके पांव धोएगी और वे दूसरी दूसरी सेवाएं करेंगी जो एक सेवक को शोभा देती हैं। लेकिन वह यह शर्त भी जोड़ता है कि पति सद्वर्ग कर्मों के मार्ग पर चले और अपनी पत्नी के प्रति घृणा और ईर्ष्या के भाव से मुक्त रहें। स्त्रियों को वेदों के अध्ययन के अधिकार से अभी भी वंचित रखा जा सक रहा था। इसके अलावा लड़कियों के लिए विवाह की आयु भी कम कर दी गई। इस तरह उनके लिए उच्च शिक्षा के अवसर नष्ट कर दिए गए और इस काल के किसी भी शब्दकोश में शिक्षिका शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। इससे स्त्रियों में उच्च शिक्षा की हीन स्थिति का पता चलता है।
लेकिन इस काल के कुछ नाटकों को हम देखते हैं तो गणिकाएं और रानियों की सेविकाएं भी संस्कृत और प्राकृत उच्च काव्य रचना में समर्थ थी। ललित कलाओं में विशेषकर चित्रकला और संगीत में राजकुमारियों की कुशलता का अनेक कथाओं में संकेत मिलता है। उच्च अधिकारियों की पुत्रियां और गणिकाओं और यहाँ पर राखेलों से भी काव्य समेत विभिन्न कलाओं में पारंगत होने की अपेक्षा की जाती थी। विवाह के बारे में स्मृतियों के लेखक कहते हैं कि माता पिता को चाहिए कि 6 से 8 वर्ष की आयु के बीच और 8 वर्ष के बाद यहाँ पर रजस्वला होने से पहले कन्या का दान कर दें। कुछ दशाओं में पुनर्विवाह की अनुमति भी थी, लेकिन जैसे कि अगर पति कहीं चला जाए अर्थात उसका कोई पता न चले, मर जाए या सन्यासी का जीवन अपना ले या नपुंसक हो या फिर जाति से बाहर कर दिया जाए। सामान्यतः स्त्रियों पर भरोसा नहीं किया जाता था, उन्हें घर में रखा जाता था। उनके जीवन पर पुरुष संबंधियों अर्थात तथा भाई, पिता, पति या पुत्र का नियंत्रण होता था, पर घर के अंदर उनका सम्मान किया जाता था। पति अगर लाछित पत्नी को भी त्याग दे तो उसे गुजारा दिया जाता था। भूमि में संपत्ति संबंधी अधिकारों के विकास के साथ स्त्रियों को संपत्ति के अधिक अधिकार यहाँ पर मिले हैं। परिवार की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए स्त्रियों को अपने पुरुष संबंधियों की संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार यहाँ पर था, यानी पुरुषों की जो संपत्ति है उसको विरासत में पाया जा सकता था। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो एक विधवा को अपने पति की पूरी संपत्ति पाने का अधिकार था, बशर्ते कि वह पुत्रहीन मरा हो, और बेटियों को विधवा माता की संपत्ति पाने का अधिकार था। इस तरह सामंती समाज के विकास ने निजी संपत्ति की धारणा को और मजबूत बनाया है। सती प्रथा के कुछ लेखकों ने अनिवार्य बतला है कि जबकि औरों ने उनकी निंदा की है। तो यहाँ पर अरब लेखक सुलेमान के अनुसार राजाओं की पत्नियां कभी कभी मृत पतियों की चिंताओं पर स्वयं को जला देती थी, लेकिन ऐसा करना या नहीं करना उनकी इच्छा पर निर्भर था। लगता है कि अग्रणी सरदारों के द्वारा बड़ी संख्या में पत्नियां रखने की प्रथा बढ़ी और फलस्वरूप संपत्ति को लेकर विवाद होने लगे हों, तो सती प्रथा के प्रसार की प्रवृत्ति यहाँ पर सामने आई। फिर यहाँ पर सवर्ण स्त्रियां अलग अलग रहती थी और सामान्यतः लोगों की दृष्टि से दूर रखी जाती थी, लेकिन शरीर को पर्दे से ढकने की कोई प्रथा नहीं थी। 10वीं सदी के अरब यात्री अबू जैद ने लिखा है कि अनेक भारतीय राजा दरबार लगाते थे तो सभी उपस्थित पुरुषों को उनकी स्त्रियों को बेपर्दा देखने की अनुमति रहती थी। विदेशी तक उनसे वंचित नहीं रहते थे। उड़ीसा और कश्मीर में अनेक स्त्रियों ने महारानी रूप में अपने बूते पर राज्य किया है। इसमें वाकटक राजवंश की यहाँ पर प्रभावती गुप्त का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। ये वाकटक राजवंश की थी प्रभावती गुप्त, जिसने युवराज की माता के रूप में कम से कम 13 वर्षों तक राज्य किया, और रानी दिद्वरा, तो यहाँ पर रानी दिद्वरा का भी उल्लेख किया जाता है, जिसने 50 वर्षों तक कश्मीर पर राज्य किया और अपने खिलाफ सभी षड्यंत्रों का सफलतापूर्वक सामना किया था। साधारण स्त्रियों के जीवन के बारे में हमारे पास सूचनाएं कम है। उनको घर संभालने और बच्चे पालने के अलावा पुरुषों के साथ खेती और व्यवसायों आदि में कड़ी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ती थी। वस्त्र, भोजन और मनोरंजन की हम बात करते हैं। वस्त्र, भोजन और मनोरंजन। वस्त्र, भोजन और मनोरंजन। जैसे वस्त्र, भोजन और मनोरंजन बात करें, इस काल में पुरुषों और स्त्रियों के परिधानों की शैली में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया है। देश के अधिकांश भागों में धोती और साड़ी पुरुषों को पहनी होती थी। धोती और साड़ी, धोती यहाँ पर पुरुषों को और साड़ी स्त्रियों के सामान्य परिधान बने होते हैं। उत्तर भारत में पुरुष सदरी पहनते थे और स्त्रियां यहाँ पर चोली पहनती थी। मूर्तियों से पता चलता है कि उत्तर भारत में उच्च वर्गों के पुरुष लंबे कोट और पजामे और जूते पहनते थे। राज तरंगिणी के अनुसार हर्ष ने कश्मीर में राजाओं की शान की योग्य एक परिधान यहाँ पर चलाया है। इसमें लंबा कोट शामिल था और ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक भूतपूर्व अमात्य यानी कि महामंत्री को छोटा कोट पहनने के कारण क्या होता था, राजा के क्रोध का पात्र बनना पड़ता था। जाड़ों में ऊनी कंबलों का प्रयोग किया जाता था। सबसे अधिक प्रयुक्त सामग्री तो कपास ही था, पर उच्च वर्ग रेशम के कपड़े और बारीक मलमल का प्रयोग भी करते थे।
अरब यात्री यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों के गहने पहनने के शौक की पुष्टि करते हैं। और स्त्री पुरुष दोनों सोने के कंगन कुंडल पहनते थे। इनमें कभी कभी तो कीमती रत्न यहाँ पर जड़े होते थे। चीनी लेखक चाउ जुक्वा का कहना है कि गुजरात में स्त्री पुरुष दोनों ही दोहरे कुंडल पहनते थे। ये चुस्त कपड़े पहनते थे जिनको एक सिरा उनके माथे को ढक लेता था। वे लाल रंग के जूते भी पहनते थे। एक और प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो कहता है कि मालाबार में स्त्री पुरुष बस कमर पर लुंगी बांधते थे और राजा भी इनका अपवाद नहीं था। इसके अलावा अनुसार दर्जी का व्यवसाय तो अज्ञात ही था। यहाँ पर क्विलोन में स्त्री और पुरुषों का परिधान कटी वस्त्र ही था, लेकिन यहाँ पर दक्षिणी भारतीय राजा कपड़े भले ही कम पहनते थे, पर वे गहनों के शौकीन थे। चाओ जू कुआ के अनुसार मालाबार का राजा अपनी प्रजा की तरह कटी वस्त्र पहनता था और नंगे पैर रहता था, लेकिन जब वह जुलूस में हाथी पर सवार होकर निकलता तो मोती मणिक जड़ा सोने का टोपा पहनता और सोने के बावजूद नुपुर भी धारण किए हुए होता था। फिर हम बात करें कि मार्को पोलो जो मार्को पोलो है यहाँ पर उसकी बात करते हैं। जैसे मार्को पोलो कहता है कि यह राजा जितना सोना और हीरे मोती धारण करता था, वह एक नगर की लूट से प्राप्त हो सकने वाली संपत्ति से भी अधिक होता था। रहा सवाल भोजन का, तो भोजन की हम बात करते हैं। तो अनेक क्षेत्रों और आबादी के अनेक भागों में शाकाहारी ही प्रचलित था। फिर भी इस काल का एक अग्रणी स्मृति लेखक विस्तार से इन अवसरों का वर्णन करता है। जब मांसाहार वैध होता था तो इसे लगता था कि मोर, घोड़ा, जंगली गधा, जंगली मुर्गा और जंगली सुअर को वैध खाद्य पदार्थ माना जाता था। फिर हम बात करें, भारतीय लेखक और अरब लेखक भी यहाँ मद्यपान के अभाव की पुष्टि करते हैं, लेकिन लगता है कि यह आदर्श चित्र खींचा गया है। इस काल की साहित्यिक रचनाओं में हमें मद्यपान के अनेक उल्लेख मिलते हैं। विवाहों और भोजों समेत अनुष्ठानों के अवसरों पर क्या की जाती थी? शराब पी जाती थी। नागरिकों को कुछ वर्गों में बहुत लोकप्रिय वन विहार के दौरान भी मौज मस्ती के लिए शराब पी जाती थी। राजा की लश्कर में शामिल स्त्रियां भी जमकर शराब पीती थी। यहाँ कुछ स्मृति लेखक तीन द्विज वर्गों के मद्यपान का निषेध करते हैं, वही कुछ लेखक इसे केवल ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध बताते हैं। क्षत्रियों और वैश्यों को कुछ अपवादों के साथ इनको छूट दे देते हैं। इस काल का साहित्य दिखाता है कि नगरों के लोग मनोरंजन प्रेमी थे। मेलों और त्योहारों के अलावा वन विहार, तैराकी के आयोजन आदि व्यापक रूप से लोकप्रिय थे और जनता में भेड़ों, मुर्गों आदि विभिन्न प्राणियों की लड़ाइयां यहाँ पर लोकप्रिय थी और कुश्ती की यहाँ पर प्रतियोगिताएं थी, यानी कुश्ती की प्रतियोगिताएं यहाँ पर होती हैं। उच्च वर्गों पांसों के खेल, शिकार और चौगान एक प्रकार की भारतीय स्पोल होता है चौगान, इसके शौकीन बने रहे और चौगानों को तो शाही मनोरंजन यहाँ पर समझा जाता था। फिर बात करते हैं शिक्षा, ज्ञान विज्ञान और धर्म की। किसकी बात करते हैं हम? अब बात करते हैं हम शिक्षा, ज्ञान विज्ञान और हम बात करते हैं धर्म के बारे में। जैसे कि पिछले कालों में शिक्षा की जो व्यवस्था धीरे धीरे विकसित हुई थी, वह किसी खास परिवर्तन के बिना इस काल में जारी रही है। उस समय जन शिक्षा की धारणा थी, यहाँ पर जन शिक्षा की उस टाइम क्या थी? धारणा थी, यानी जन शिक्षा की उस टाइम पर धारणा ही नहीं थी। लोग वही सब सीखते थे जो अपनी जीविका के लिए आवश्यक समझते थे। पढ़ाई लिखाई एक छोटे से वर्ग तक सीमित थी। अधिकतर ब्राह्मण और उच्च वर्ग के कुछ लोग, विशेषकर कायस्थों तक पढ़ाई लिखाई सीमित थी। कभी कभी मंदिर उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था करते थे। सामान्यतः एक छात्र को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के घर जाना पड़ता था या फिर उसके साथ वहीं रहना पड़ता था। इस स्थिति में उसे या तो अपने अध्यापक को शुल्क देना पड़ता था या शिक्षा की समाप्ति पर दक्षिणा देनी पड़ती थी। तो यहाँ पर हम बात करें
कि छात्रों ने विशेषकर उनसे जो इतने निर्धन होते थे शुल्क नहीं दे सकते थे, गुरु की व्यक्तिगत सेवा करने की अपेक्षा की जाती थी। वेद और व्याकरण अध्ययन के मुख्य विषय थे यहाँ पर, और तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी किया जाता था। कुलीनों में राजनीति का अध्ययन लोकप्रिय था और इसमें राजनीतिक नैतिकता भी शामिल थी। कमंडक का नीतिसार ज्ञान की इस शाखा का एक उल्लेखनीय योगदान है। फिर बात करें प्रशासन व्यवस्था की। प्रशासन व्यवस्था है खातादारी लेखा जोखा की शिक्षा के लिए कायस्थों को अपनी व्यवस्था की थी। अनेक केंद्रों में विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। इनमें से गणित, खगोलीय, आयुर्विज्ञान शामिल थे। उदाहरण के लिए 9वीं सदी में बल्ख के अरब खगोल शास्त्री अम्बु महासिर ने बनारस में 10 वर्षों तक यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। किसी शिल्प और व्यवसाय की शिक्षा देने का दायित्व सामान्यतः व्यापार संघों पर होता था और अलग अलग परिवारों पर। उदाहरण के लिए एक सौदागर ने अपने व्यवसाय के लिए कितनी सावधानी के साथ अपने बेटे को प्रशिक्षित किया है, इसका एक विस्तृत विवरण हमें प्राप्त है। एक अधिक औपनिवेशिक प्रकार की शिक्षा जिसमें लौकिक विषयों पर अधिक जोर दिया जाता है, कुछ यहाँ पर बौद्ध विहारों में दी जाती थी। इनमें से बिहार का नालंदा सबसे प्रसिद्ध है। ज्ञान के ऐसे दूसरे केंद्रों में विक्रमशिला और यहाँ पर उदयपुर शामिल थे। ये भी हैं बिहार में थे। ये सभी तिब्बत समेत दूर दूर के स्थानों में छात्रों को आकर्षित करते थे और इन केंद्रों में अधिकांशतः आवासीय छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। और इन शिक्षा केंद्रों के खर्च के लिए यहाँ पर राजागण खुलकर के मुद्रादान और भूमिदान देते थे। उदाहरण के लिए नालंदा को दान में 200 गांव मिले हुए थे। कश्मीर एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था और इस काल में कश्मीर में अनेक शैव पंथ और ज्ञान के केंद्र फल फूल रहे थे। दक्षिणी भारत में अनेक महत्वपूर्ण मठ यहाँ पर स्थापित हुए हैं, जैसे मदुरै और श्रृंगेरी में। इन विभिन्न शिक्षा केंद्रों ने वाद विवाद को, जिसमें प्रमुख विषय धर्म और दर्शन होते थे, इसको बहुत बढ़ावा दिया है। भारत के विभिन्न भागों के महत्वपूर्ण मठों एवं अन्य शिक्षा केंद्रों ने मुक्त रूप से और तीव्र गति से देश के एक भाग से दूसरे भाग में विचारों के प्रवाह को संभव बनाया है। शिक्षार्थी जब तक देश के विभिन्न भागों में फैले अनेक शिक्षा केंद्रों की यात्रा करके वहां के विद्वानों ने शास्त्रार्थ नहीं कर लेता था, दर्शन की शिक्षा पूरी नहीं समझी जाती थी। पूरे देश में जिस प्रकार से विचारों का संचार होता था, वह भारत की सांस्कृतिक एकता को कायम रखने और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। देश की बात करें कि देश में इस काल में विज्ञान के विकास की गति यहाँ पर धीमी हो गई और कालांतर में उसे विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी देश समझा जाने लगा। उदाहरण के लिए हम बात करें, लाशों की चीरफाड़ को सिर्फ हीन जातियों के लिए उपयुक्त समझा जाने लगा था। इस कारण शल्य चिकित्सा का यहाँ पर पतन हुआ। वस्तु शल्य चिकित्सा नाइयों का पेशा बनकर रह गई और ज्योतिष ने खगोल शास्त्र को धीरे धीरे पृष्ठभूमि में ढकेल दिया। लेकिन गणित के क्षेत्र में कुछ उन्नति हुई। भास्कर द्वितीय की रचना लीलावती ने, जो इसी काल में लिखी गई थी, लंबे समय तक प्रमाणिक पाठ्य पुस्तक बनी रही और खनिज विशेष के रूप में पारे के उपयोग के कारण आयु विज्ञान में कुछ प्रगति हुई है। वनस्पति विज्ञान और पशुओं की चिकित्सा पर भी अनेक ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए हैं, लेकिन घोड़ों की नस्ल में सुधार करने का कोई रास्ता नहीं निकाला है, जिसके कारण भारत ऐसे घोड़ों के आयात के लिए मध्य एशिया, अरब और ईरान पर निर्भर रहा है। और इन क्षेत्रों को जब मुस्लिम शासकों ने जीत लिया तो भारतीय राजाओं को अच्छे घोड़े प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस काल की बात करें हम कि इस काल में भारतीय विज्ञान की जड़ता के अनेक कारण थे। अनुभव बतलाता है कि पूरे समाज के विकास से विज्ञान के विकास का गहरा संबंध है। जैसा कि हमने देखा है कि इस काल में समाज अधिकाधिक कठोर और संकीर्ण होता जा रहा है। बढ़ते धार्मिक रूढ़िवाद के साथ नगरीय जीवन क्षीण होता जा रहा है और संचार संवाद में कमी आ रही है। एक अन्य कारण था कि भारतीयों को बाहर के वैज्ञानिक चिंतन की प्रमुख धाराओं से स्वयं को अलग कर लेने की प्रवृत्ति। यह बात मध्य एशिया के मशहूर वैज्ञानिक और विद्वान अल बरूनी की रचनाओं में प्रतिबंधित होती है कि 11वीं सदी के आरंभिक चरण में लगभग 10 वर्ष तक भारत में रहा और अल बरूनी भारतीय ज्ञान विज्ञान का बाहरी प्रशासक था। फिर भी वह देश के विद्वद यानी विद्वत जन अर्थात ब्राह्मणों के अलगाववाद रवैये का जिक्र करता है। वह कहता है कि दम्भी, मूर्ख, खोखले और आत्म प्रवंचक और निरुत्साही लोग हैं, जो कुछ भी जानते हैं उसे दूसरों को देने में वे प्रकृति में से ही क्षुद्र हैं। उनका हर संभव ध्यान रखते हैं कि उस ज्ञान को क्या करें, अपने ही जनता में किसी और जाति के व्यक्तियों तक या उससे बढ़कर विदेशियों तक जाने से रोक कर सकें। उनका विश्वास है कि उसको छोड़ किसी और प्राणी को विज्ञान का कोई ज्ञान है ही नहीं।
फिर धार्मिक आंदोलन और विश्वास की हम बात करते हैं। धार्मिक आंदोलन और विश्वास। धार्मिक आंदोलन और विश्वास। जैसे कि धार्मिक आंदोलन और विश्वास, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और प्रसार, बौद्ध एवं जैन धर्मों का निरंतर पतन इस काल की विशेषता है। न सिर्फ बौद्धिक स्तर पर बौद्ध एवं जैन धर्मों की आचार प्रसार को चुनौती दी गई, बल्कि कभी कभी तो जैन बौद्ध भिक्षुओं का दमन भी किया गया। परंपरा के अनुसार मदुरै के पांड्य राजा ने यहाँ पर संबाडार नामक एक शैव प्रचारक के कहने पर बड़ी संख्या में जैन भिक्षुओं को मरवा दिया। और ऐसा ही कुछ उदाहरण जब बौद्ध विहार और जैन विहार मंदिर हथिया लिए गए थे तब हुआ था। उदाहरण के लिए हम बात करें, पुरी का मंदिर कभी एक बौद्ध मंदिर था और कुतुब मीनार के पास का मंदिर कभी एक जैन मंदिर था, पर बाद में उसे एक विष्णु मंदिर बना दिया गया। हमें नहीं पता कि ऐसी घटनाएं कितनी व्यापक थी, लेकिन अगर ये घटनाएं कभी कभार ही होती थी तो भी उनको उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन वे मूर्ति और मंदिर विनाश के किसी धार्मिक दर्शन का अंग नहीं थे, जैसा कि आरंभिक अरब और बाद के तुर्क हमलावरों के बारे में कहा जाता है। इस काल में हम बात करें, इस काल में बौद्ध धर्म धीरे धीरे पूर्वी भारत तक सिमट कर रह गया। पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और 10वीं सदी के बाद पालों के पतन में इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का भारी आघात लगा है। लेकिन बौद्ध धर्म के यहाँ पर आंतरिक विकास क्रम अधिक क्षति पहुंचाने वाले थे। बुद्ध ने एक व्यवहारिक दर्शन की शिक्षा यहाँ पर क्या दी थी, शिक्षा दी थी, जिसमें पुरोहित वर्ग का या ईश्वर संबंधी कल्पनाओं का ध्यान नहीं था। अब बुद्ध की उपासना में काफी तामझाम पैदा हो गया था। वह विश्वास मजबूत हो किया कि जादुई शब्दों यानी मंत्रों का उच्चारण करके विभिन्न प्रकार के तांत्रिक कर्म करके एक उपासक अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। उनका यह विश्वास भी था कि इन तौर तरीकों से विभिन्न प्रकार की निग्रह और गुप्त क्रियाओं के द्वारा वे प्राकृतिक शक्तियां पा सकते हैं, जैसे हवा में उड़ने की, अदृश्य हो जाने की, दूर की वस्तुओं को देख लेने की आदि की शक्तियां। मनुष्य इस ढंग से प्रकृति पर नियंत्रण पाने के लिए हमेशा से तड़पता रहा है, किंतु तड़प भरी ऐसी अनेक इच्छाएं आधुनिक विज्ञान के विकास के सहारे ही पूरी हुई हैं। अनेक हिंदू योगियों ने भी इन तौर तरीकों को अपनाया है। उनमें सबसे प्रसिद्ध हुए थे गोरखनाथ। गोरखनाथ के अनुयायी नाथपंथी कहलाते हैं और एक समय तो वे पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय थे। उनमें से अनेक योगी निचली जातियों के थे। उन्होंने जाति प्रथा की भर्त्सना की और उन विशेष अधिकारों को भी जिन्होंने दावा ब्राह्मण किया करते थे। उन्होंने जिस मार्ग पर चलने का उपदेश दिया वह जाति भेदों से परे सभी के लिए खुला हुआ है। ये प्रथाएं तंत्र से एकाएक हो गई हैं और देश माँ की उपासना पर आधारित है। तंत्र जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया और बौद्ध धर्म के कुछ पक्षों और हिंदू विचारों और विश्वासों का मिलन स्थल था। जैन धर्म यहाँ पर क्या रहा है, लोकप्रिय रहा है। जैन धर्म की बात करें तो जैसे जैन धर्म लोकप्रिय बना रहा है, खास करके व्यापारी समुदायों में। गुजरात के चालुक्य शासक जैन धर्म के संरक्षक थे। इसी काल में कुछ अत्यंत शानदार जैन मंदिरों का यहाँ पर निर्माण हुआ है, जैसे आबू पर्वत के दिलवाड़ा मंदिर का। मालवा के परमार राजाओं ने भी जैन संतों को अनेक विशाल मूर्तियां बनवाई हैं और महावीर को भी, जिनको भगवान रूप में पूजा जाने लगा है। अनेक भागों में बनवाए गए शानदार जैनालय यात्रियों के विश्राम स्थल का काम भी करते हैं। दक्षिणी भारत में जैन धर्म 9वीं और 10वीं सदियों में अपने चरम पर पहुंचा है। कर्नाटक के गंग शासक जैन धर्म के महान संरक्षक थे और इस काल में अनेक भागों में बहुत से जैन यहाँ पर वासड़ियों, मंदिरों और महास्तंभों का निर्माण हुआ है। श्रवण बेलगोला की विशाल मूर्ति इसी काल में स्थापित हुई है और यह मूर्ति कोई 18 मीटर ऊंची है और ग्रेनाइट की चट्टान तराश करके बनाई गई। इसमें संत की खड़ी मुद्रा है और कठोर विग्रह का पालन करते दिखाया गया है। पैर के पास उमड़ घुमड़ रहे सांपों का और बदन पर बन रही बोम्बियों का उन्हें कोई ध्यान नहीं था। चार उपहारों, ज्ञान, भोजन, औषधि और आवास के जैन सिद्धांतों ने जैन धर्म की जनता के बीच लोकप्रिय बनाया है। कालांतर में बढ़ती जड़ता और राजसी संरक्षण की समाप्ति के कारण जैन धर्म का यहाँ पर पतन हुआ है। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और प्रसार अनेक रूपों में हुआ है। शिव और विष्णु अब प्रमुख देवता हो गए हैं। उनकी श्रेष्ठता जतलाने के लिए अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया है। इस प्रक्रिया में अनेक देवी देवता, जिनमें हिंदू धर्म में शामिल किए गए जनजातियों के अपने देवी देवता भी हैं, उनके अधीन स्थान लिया गया है और उनकी पत्नियां बना दी गई हैं।
पूर्वी भारत में देवताओं की पत्नियां स्वयं की उपासना की प्रमुख पात्र बन गई है, जैसे बुद्ध की पत्नी तारा, शिव की पत्नी दुर्गा और काली हैं। फिर भी शिव और विष्णु के संप्रदाय का उदय सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया के आगे बढ़ने की यहाँ पर सूचक था। इस कारण समाज के बिखराव के काल में धर्म ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई, परंतु धार्मिक पुनरुत्थान ने ब्राह्मणों की शक्ति और दम्भ को भी यहाँ पर बढ़ाया है। इसके फलस्वरूप ऐसे लोक आंदोलनों की एक श्रृंखला भी पैदा हो गई, जो ब्राह्मणों को निशाना बनाते थे और मानव की उपासना और स्वतंत्रता जैसे तत्वों पर जोर देते थे। तो यहाँ पर हम उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत के तंत्रवाद के विकास का वर्णन करते ही या पहले ही कर चुके हैं, जिनमें किसी भी जाति का व्यक्ति शामिल हो सकता है। लेकिन दक्षिणी भारत का व्यक्ति यानी दक्षिणी भारत का भक्ति आंदोलन उनमें कहीं बहुत अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक था। भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अनेक जनप्रिय संतों ने किया था, जो नयनार और अलवार कहलाते थे, और इन संतों ने इंद्रियों के दमन को धर्म का मुख्य रूप मानना स्वीकार किया, और वे धर्म को रूखी औपचारिक उपासना का विषय न मान करके आराध्य और आराधक के बीच प्रेम पर आधारित एक जीवंत संबंध समझते थे। उनकी आराधना के प्रमुख पात्र शिव और विष्णु थे, और वे मुख्यतः तमिल में बोलते लिखते थे। उनको हर व्यक्ति समझता था। अपना प्रेम और समर्पण का संदेश लेकर के ये संत जगह जगह गए। कुछ का संबंध निचले वर्गों से था, हालांकि उनमें से कम एक तो ब्राह्मण था ही। फिर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि ब्राह्मण था ही और एक अंदाल नामक एक स्त्री संत भी यहाँ पर हुई है। अंदाल नामक एक स्त्री है, ये भी संत हुई है। वे लगभग सभी जातिगत असमानताओं को ठुकराते थे, हालांकि उन्होंने अपने आप में जाति प्रथा का विरोध करने की कोशिश नहीं की। निचली जातियों को वैदिक अध्ययन और वैदिक उपासना से अलग रखा गया, और इन संतों ने जिस भक्ति मार्ग का उपदेश दिया वह हर किसी के लिए खुला हुआ था, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। भक्ति आंदोलन न केवल बौद्ध धर्म यानी बौद्ध जैन धर्मों के अनेक समर्थकों को हिंदू धर्म के दायरे में ले आया, लेकिन उसने अनेक जनजातीय लोगों को भी आकर्षित किया है। नाथ मुनि के नेतृत्व में अनेक आचार्यों ने आलवारों की शिक्षाओं को संकलित करने से उन्हें व्यवस्थित रूप दे दिया है, उन्हें वेदों के समकक्ष यहाँ पर घोषित किया है। मंदिरों में आरंभिक संतों उनकी रचनाओं की पूजा होने लगी, और कर्मकांड और अनुष्ठानों का एक नया ढांचा खड़ा कर दिया गया। इसमें अनेक का अनुकरण आज भी हो रहा है। जैसे हम बात करें, 12वीं सदी में पैदा होने वाला एक और लोक आंदोलन लिंगायत और वीरशैव आंदोलन था, जिसके संस्थापक वासव और उसके भतीजा यहाँ पर चन्न वासव थे, और जो कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में थे। ये लिंगायत शिव के उपासक थे, और उन्होंने जाति प्रथा का जोरदार विरोध किया है। व्रत, भोज, तीर्थ यात्रा और बलि को अस्वीकार कर दिया गया था। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवाओं को पुनर्विवाह की छूट दे दी थी। इस तरह दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और प्रसार दो रूपों में हुआ है। एक और वेदों और वैदिक उपासना पर, एक और यहाँ पर क्या किया है, वेदों और वैदिक उपासना पर नए सिरे से जोड़ दिया गया है, और साथ ही एक शक्तिशाली साहित्यिक और बौद्धिक आंदोलन का सिलसिला चल निकला है। दूसरी ओर एक लोक आंदोलन का सूत्रपात हुआ है, जो इस काल में उत्तर भारत में तंत्र और दक्षिण भारत में शक्ति पर आधारित है। तंत्र और शक्ति दोनों ही जातिगत असमानताओं को ठुकराते हैं, और दोनों के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं। दोनों के द्वार यहाँ पर सबके लिए खुले हुए हैं। बौद्धिक स्तर पर जैन धर्मों का सबसे गंभीर चुनौती शंकर ने दी है। उन्होंने हिंदू दर्शन को एक नए सिरे से प्रस्तुत किया है। शंकर का जन्म केरल में हुआ, संभवतः 9वीं सदी में, और उसने बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जैनियों के दमन का शिकार होने के बाद उन्होंने उत्तर भारत की विजय यात्रा की, जहां उन्होंने अपने विरोधियों की शास्त्रार्थों में हराया है। और वह विजय यात्रा इस तरह पूरी हुई कि उनकी मदुरै वापसी पर राजा ने उत्साह के साथ उसका स्वागत किया और जैनियों को दरबार से यहाँ पर निकाल दिया था। शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। शंकर की राय में ब्रह्म और जगत एक ही है, उनका अंतर यथार्थ नहीं बल्कि आभासी है, और अज्ञान ही उपज है। इसी का एक अंग है ईश्वर के प्रति समर्पण मुक्ति का मार्ग है, और जो ज्ञान से पुष्ट होता है वह ब्रह्म और जगत के प्रति प्राणी एक है। शंकर ने वेदों को सच्चे ज्ञान का स्रोत बतलाया है। शंकर ने ज्ञान मार्ग पर कुछ ही लोग चल सकते हैं। शंकर ने भक्ति मार्ग का अस्वीकार किया गया, किस पर चलकर के भक्त
यहाँ पर किस पर चल करके भक्त प्रभु से एकाकार हो जाता है, पर इसके लिए ज्ञान के सारे हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है, इसलिए यह जनता को प्रभावित नहीं कर सका। नाथ मुनि और इसके बाद के सभी आचार्य रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। उनका तर्क था कि भक्ति का मार्ग केवल 3 द्विज मार्गों के लिए खुला है। उनके ब्राह्मण द्वारा निर्धारित कर्मकांड का सम्यक व्यवहार और धर्म ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक था। 18वीं सदी में एक और प्रसिद्ध आचार्य यहाँ पर रामानुज ने वेदों की परंपरा से भक्ति को जोड़ने की कोशिश की। उनका तर्क था कि मुक्ति के लिए प्रभु के मान ज्ञान से अधिक महत्व कृपा का है। तो रामानुज ने इस बात पर जोर किया कि यहाँ पर क्या हुआ है, प्रपत्ति अर्थात प्रभु पर पूर्ण निर्भरता और उसके प्रति समर्पण का मार्ग शूद्रों और दलित समेत सभी के लिए खुला हुआ है। और इस तरह रामानुज ने भक्ति पर आधारित लोक आंदोलन और वेदों पर आधारित उच्च जातीय आंदोलन की बीच एक पुल बांधने की कोशिश की है। रामानुज द्वारा स्थापित परंपराओं में अनेक विचारों को अपनाया है, जैसे कि माधवाचार्य ने 10वीं सदी में, उत्तर भारत में रामानंद वल्लभाचार्य, अन्य संतों ने, और इस प्रकार अनेक जनप्रिय रूप में भक्ति आंदोलन के 16वीं सदी के आरंभ होते होते तक हिंदू समाज के सभी हिस्सों को स्वीकृति हो गया था। नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि टकराव का जो युग था 1000 से 1200 के बीच में किस किस के बीच में टकराव होता है, उस युग की हम नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में बात करेंगे।